नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नवीन तिवारी और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल AMIS स्टडी सर्किल में। पिछले लेक्चर में हमने बुद्धिज़्म के बारे में देखा था और ये जानने की कोशिश की थी कि वो कौन सा बैकग्राउंड था जिसकी वजह से बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों को ही वो फेवरेबल कंडीशन मिली, जिसकी वजह से वो स्टैब्लिश हो गया और एक चैलेंज बन गया किसके लिए? वैदिक रिचुअल्स के लिए। फाइन। तो आज हम देखने की कोशिश करते हैं कि व्हाट वाज द जैनिज़्म, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसके कौन से जो सबसे बड़े जो गुरु हैं वो कौन हैं, एंड लेट अस फाइंड आउट इट्स हिस्टोरिसिटी ऑल्सो, इसकी ऐतिहासिकता क्या है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और वो कौन सी फिलॉसफी थी जिस पर जैन धर्म बेस्ड था। फाइन। सो द वर्ड जैन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड जिन। जैन शब्द की उत्पत्ति जिन से हुई है, JIN, जिन। और जिन का मतलब होता है क्या? विजेता। ऐसा विजेता जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, ऐसा विजेता जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो, अर्थात वो क्या कहलाएगा? जीतेंद्रिय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जीतेंद्रिय। फाइन। तो दिस फैक्ट एक्सप्लेन्स अस दैट व्हाट इज द बेस ऑफ द जैनिज्म। फाइन। सो अकॉर्डिंग टू द जैन ट्रेडिशन, जैन परंपरा के अनुसार कुल 24 तीर्थंकरों का हमको उल्लेख मिलता है। ओके। ये जैन तीर्थंकर जो पहले थे उनका नाम है ऋषभदेव। तो संभवतः ऋषभदेव को ही क्या माना जाएगा? जैन धर्म का संस्थापक। इनका नाम ऋग्वेद में मिलता है। एक एक और हमारे तीर्थंकर हैं जिनका नाम है अरिष्टनेमी। इनका नाम भी किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। तो एक बात तो पक्की है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से कहीं अधिक प्राचीन है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। सो इट इज सिंपली मीन्स दैट द जैनिज्म इज मोर एंशिएंट दैन द बुद्धिज्म। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि जैन धर्म उनसे भी अधिक क्या है? प्राचीन है। तो इनके फाउंडर हैं वह कौन है? ऋषभदेव। और ऋषभदेव को माना गया है कि ये एक शासक थे और इनका एक पुत्र था जिनका नाम था भरत, जिसके फेवर में इन्होंने अपना सिंहासन छोड़ दिया और संन्यास ले लिया और क्या कहलाए? यति कहलाए। ठीक है। ऋषभदेव का नाम विष्णु पुराण और भगवत पुराण में भी मिलता है, जहाँ पर इनको नारायण अर्थात विष्णु का अवतार भी बताया गया है। ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। लेकिन ऐतिहासिक रूप से सिर्फ दो ही तीर्थंकरों का महत्व है। एक है पार्श्वनाथ 23 में और एक है महावीर 24 में। ठीक है। तो पार्श्वनाथ थे, ये महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पूर्व रह चुके थे और जिस घर में महावीर स्वामी का जन्म हुआ उस घर में पहले से ही जैन धर्म की मान्यताओं को माना जा रहा था। अर्थात एक ऐसे घर में जन्म हुआ है महावीर स्वामी का जहाँ पहले से ही पार्श्वनाथ की शिक्षाएं मतलब पार्श्वनाथ की शिक्षाओं का पालन किया जा रहा है। ठीक है। ओके। पार्श्वनाथ भी एक शाही परिवार से, रॉयल हाउस से बिलोंग करते हैं और इनके पिताजी का नाम था क्या? अश्वसेन, जो कि काशी के राजा थे। हाँ, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ऋषभदेव कहाँ के राजा थे, तो आप कहिएगा अयोध्या के राजा थे। ऋषभदेव वॉज द किंग ऑफ अयोध्या। ठीक है। और इनकी जो माता हैं, पार्श्वनाथ की, सॉरी, इनकी माता का नाम है वामा। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, हाँ? बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्श्वनाथ की माता का नाम क्या है। ठीक, वामा। इन्होंने अपना घर 30 वर्ष की अवस्था में छोड़ दिया था। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में छोड़ा था, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में छोड़ा। महावीर स्वामी के बारे में जो हम पढ़ेंगे तो वहाँ भी हमको ये जानकारी मिलती है कि 30 वर्ष के ही उसमें इन्होंने अपना क्या छोड़ा? घर त्याग कर दिया। और घर त्याग करने के बाद इन्होंने कठोर तप किया और उस कठोर तप के बाद, इसको हिंदी में पेनांस कहते हैं, इंग्लिश में, एक हाईएस्ट नॉलेज प्राप्त हुई है जिसको क्या कहा गया है? कैवलिन। सो कैवलिन, KAIVLIN, इज द हाईएस्ट नॉलेज विच इज अटेन्ड इन जैनिज्म। ओके। तो जैन धर्म में उस हाईएस्ट नॉलेज को क्या कहा गया है? कैवलिन कहा गया है, जो पार्श्वनाथ ने अटेन करी थी। फाइन। एज थिंग इज दैट पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे उनको कहा गया है निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का मतलब यहाँ पर यह है कि जो किसी ग्रंथ से बंधा हुआ नहीं है। ही इज नॉट सपोज टू बी बॉन्डेड ऑफ वट? एनी ऑफ द टेक्स्ट मीन्स वट? ही इज निर्ग्रंथ। तो इनके फॉलोअर्स क्या कहलाए? निर्ग्रंथ कहलाए। और इनके 4 महाव्रत हैं। ये देख लीजिए, 4 महाव्रत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्य, अहिंसा, नॉन वायलेंस। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना है। और चौथा उन्होंने दिया गया अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब यहाँ पर है कि प्रॉपर्टी पजेस नहीं करनी है, संपत्ति एकत्र नहीं करनी है। तो ये 4 जो सत्य हैं, 4 जो महाव्रत हैं,
ये किसने दिए थे? पार्श्वनाथ थे। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि महावीर के घर में इन सभी वचनों का पालन किया जा रहा होगा उनके माता पिता के द्वारा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ही हैड वेरियस फॉलोवर्स इंक्लूडिंग द पेरेंट्स ऑफ द महावीर। देखिए मैंने भी आपको बताया था कि जो महावीर स्वामी के जो पेरेंट्स हैं ये भी इन्हीं शिक्षाओं का पालन कर रहे थे। ठीक है, अब बात करते हैं महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी की वजह से ही जैन धर्म थोड़ा पॉपुलर हुआ और उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो पूरे भारत में धीरे धीरे फैलने लग गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म हुआ है 599 ईसा पूर्व में। कि दो डेट मिलती है वैसे, क्योंकि फिक्स कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, तो दो डेट मिलती है, हमको दोनों याद रखनी पड़ेंगी। एक है 599 BC और एक है 540 BC। जगह का नाम है कुंडग्राम, कहाँ? वैशाली के निकट। ये जगह कहाँ पर है? बिहार में है। ठीक है ना। इसके बाद नाम आता है उनके पिताजी का नाम क्या है? सिद्धार्थ। और ये किस कुल के हैं? जात्रिक एक क्लैन है वहाँ के हैं। माता का नाम है त्रिशला। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द मदर ऑफ द महावीर स्वामी? दैट इज त्रिशला। और इनकी वाइफ का नाम है क्या? यशोदा। पुत्री है एक इनकी अनुज्या। एक और नाम मिलता है प्रियदर्शना। मृत्यु हुई है इनकी 527 ईसा पूर्व में। डेट मिलती है, क्योंकि अगर जन्म की दो तिथियां हैं तो मृत्यु की भी दो ही तिथियां होंगी। फाइन। और इनकी जो मृत्यु है वो कहाँ पर हुई है? पावापुरी में। तो दिस इज द ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द महावीर स्वामी। इनकी बायोग्राफी है छोटी सी। पिताजी का नाम, माताजी का नाम आपने जान लिया, तो ये कहाँ से कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। ठीक है। सो हिज अर्लियर नेम वॉज वर्धमान। इनका जो आरंभिक नाम था वो क्या है? वर्धमान स्वामी है। ठीक है, वर्धमान स्वामी। एट द एज ऑफ 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग कर दिया और क्या बन गए हैं? सन्यासी बन गए हैं। कठोर तप किया इन्होंने, जैसा कि पार्श्वनाथ ने भी किया था, लेकिन काफ़ी लंबा समय रहा इनके कठोर तप का। और 42 वर्ष की अवस्था में इनको सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसको क्या कहा गया है? कैवलिन कहा गया है। वही मैंने आपको बताया था। किस नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था? रिज्जुपालिका। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। नाउ ही केम टू नोन एज व्हाट? जिन। अब इनको क्या कहा जाने लगा? जिन, अर्थात निर्ग्रंथ या महावीर स्वामी। सो ड्यूरिंग फर्स्ट 6 ईयर, शुरुआत के जो 6 वर्ष यानी कि 30 से लेकर 36 साल का जो समय था, इन्होंने एक और सन्यासी के साथ अपना समय बिताया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है वैसे। और इस सन्यासी का नाम है मक्खीपुत्र गोसाल। ठीक है, मक्खीपुत्र गोसाल, जिन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना करी थी। वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज सपोज टू बी व्हाट? मक्खीपुत्र गोसाल, महावीर स्वामी वर द कंटेम्पररी टू ईच अदर। ये आपस में क्या है? समकालीन है। ठीक है, लेकिन बाद में फिर इनसे मतभेद हो गया था, उनको छोड़ के चले गए थे। आफ्टर अटेनिंग द नॉलेज, जब इनको सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो गया तो इन्होंने अपना पहला जो उपदेश है वो कहाँ दिया है? राजगृह में दिया है। राजगृह कहाँ है? बिहार में है। जानने वाली बात यह है, कॉमन थिंग, कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की जो कर्म भूमि है ये बिहार ही है। ओके, ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्ध एंड लाइक हिम ही हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फॉलोवर्स। गौतम बुद्ध की तरह इनको भी कई प्रकार के राजाओं का भी संरक्षण मिला, जैसे कि बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयन। ये सब के सब जो हैं ये सिर्फ बौद्ध धर्म को ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, जबकि जैन धर्म को भी इनको संरक्षण मिला। तो ये वजह रही होंगी जिसकी वजह से बुद्धिज्म और जैनिज्म को ऐसी कंडीशंस फैसिलिटेट मिल पाई जिसकी वजह से दोनों धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ही मजबूती से हुआ। एंड दे बिकेम द चैलेंज फॉर द वैदिक रिचुअल्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बॉयज, वेरी इंपॉर्टेंट। सो जैन फिलोसफी वॉज बेस्ड ऑन 3 रत्न। 3 रत्न हैं जैन फिलोसफी के, ये जान लेना जरूरी है काफ़ी। एक तो है आपका सम्यक दर्शन, एक है आपका सम्यक ज्ञान, एक है आपका सम्यक आचरण। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बॉयज। ठीक है, बहुत ज़रूरी है जानना कि ये त्रिरत्न जो हैं जैन की जो सिद्धांत उस पर आधारित है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैनिज्म रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जैन धर्म ईश्वर की सत्ता पे विश्वास तो करते थे, लेकिन उनको जिन के नीचे रखते थे, यानी कि ईश्वर है लेकिन वो उस जिन से नीचे है जो कैवलिन प्राप्त कर चुका है। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पर लिखा है हमने आपके लिए। जैनिज्म रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बट प्लेस्ड लोअर दैन द जिन।
परंतु उसकी जो स्थिति है वो जिन के नीचे रखी गई है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने वर्ण व्यवस्था का भी उल्लंघन नहीं किया। उल्लंघन से मतलब कह सकते हैं विरोध नहीं किया है। तो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये आए, सुनिए, इसको ढंग से सुनिएगा जरा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि क्या वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था, कंडेम किया था जैन फिलॉसफी ने, तो इसका जवाब है नहीं। वर्ण व्यवस्था पर उन्होंने कोई भी प्रहार नहीं किया। लेकिन बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस किसके बीच में, बुद्धिज्म और जैनिज्म का। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अकॉर्डिंग टू महावीर, महावीर के अनुसार पर्सन इज बॉर्न इन हाई और लोअर वर्ल्ड। महावीर का ऐसा मानना है कि व्यक्ति का जन्म उच्च और निम्न वर्ण में होता है। किसकी वजह से? उन सभी कर्मों की वजह से जो उसने अपने जीवन में या प्रीवियस बर्थ में किए हैं। ये स्टेटमेंट हमको ये जानकारी देता है कि महावीर स्वामी हैव बिलीफ इन व्हाट, वर्णा सिस्टम। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू महावीर, अगर कठोर तप किया जाए, कठोर जीवन जिया जाए, ठीक है, इवन द लोअर क्लास कैन अटेन द लिबरेशन। ये स्टेटमेंट भी ये साबित करता है कि ये वर्ण व्यवस्था पर इनका विश्वास था। ये कह रहे हैं कि अगर कठोर तप, कठोर जीवन जिया जाए तो उस स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है जैसा कि उच्च वर्ण वाले भी करते हैं, ठीक है। अब देखो, हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था कि पार्श्वनाथ के जो 4 महाव्रत थे, इन्होंने इसमें 5वां जोड़ दिया। उसका नाम है क्या? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य व्रत को किसने जोड़ा है? महावीर स्वामी ने। अब इसको कलेक्टिवली क्या कहा जा रहा है? पंच महाव्रत। पंच महाव्रत मीन्स सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। याद रखने वाली बात है, ठीक है। सो ऑल द 5 प्रिंसिपल्स नीड टू बी फॉलोड वेरी स्ट्रिक्टली बाय द जैन मॉन्क्स एंड नन्स। इन सभी 5 सिद्धांतों को जैन जो भिक्षु हैं और जो भिक्षुणियां हैं, उनको बहुत ही कठोरता से मतलब अपने जीवन में उतारना होता था। एक और प्रैक्टिस है जो जैनिज्म धर्म में मिलती है हमको, उसका नाम है सल्लेखना। क्या नाम है? सल्लेखना। SALLEKHNA। सल्लेखना के बारे में जान लीजिए। सल्लेखना एक ऐसा अप्रूव्ड जैन फैशन है जिसमें तब तक तप किया जाता है, तब तक हार्ड पेनेंस किया जाता है जब तक कि मृत्यु ना हो जाए। तो ये एक ऐसा मार्ग है कि उस मृत्यु को प्राप्त करके ही आपको मोक्ष प्राप्त हो रहा है। यानी कि कुछ किताबों में इसका वर्णन कुछ इस तरीके से मिलता है कि जैन धर्म में आत्महत्या तक का प्रावधान है, आत्महत्या तक का। हालांकि उसको आत्महत्या ना माना जाए, वो एक मार्ग है किस चीज़ का? उस सत्य को प्राप्त करने का। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कई सारे जो हार्डकोर फॉलोअर्स हैं वो करते भी हैं। इनमें सबसे पहले नाम आता है हमारा एक चंद्रगुप्त मौर्य का, जिन्होंने अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में राजपाट छोड़ दिया, बिंदुसार को सौंप दिया और चले गए भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में, और वहाँ पर सल्लेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे। वेरी इंपॉर्टेंट। So, some important fact: in Jain tradition there are 24 तीर्थंकर and each one are represented by particular symbol। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं कि ये जो तीर्थंकर हैं इनका कोई ना कोई सिंबल है जिसको इनसे दर्शाया गया है। जैसे कि ऋषभ देव को दर्शाया गया है किस चीज़ से? बुल से। मल्लीनाथ, ये भी देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मल्लीनाथ जिनको वाटर जार से रिप्रेजेंट किया गया है, वो किस नंबर के हैं? 19वें नंबर के हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, ठीक है। और इसमें से कौन से जैन तीर्थंकर ऐसे हैं जो महिला भी थे? ये हैं कौन? मल्लीनाथ। अरिष्टनेमी जो 22वें हैं, इनको रिप्रेजेंट किससे किया गया है? कौंच यानी कि शंख से। पार्श्वनाथ को किया गया है स्नेक हुड से, सर्पफण कहते हैं। और जो महावीर स्वामी हैं इनको किससे किया गया है? सिंह यानी कि लायन के चेहरे से। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया इनको अलग अलग पर्टिकुलर सिंबल से। Now the next we have to deal with very important thing, that is rise and fall of Buddhism and Jainism। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का कैसे कैसे उठा, कैसे कैसे ढलान आई, कैसे कैसे बिल्कुल नॉर्मल चलता रहा, ये देखने की कोशिश करते हैं। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है, इससे थोड़ा आपको हिस्ट्री का क्रम मिल जाएगा एक, कि कौन सी घटना कब हुई। तो धर्म के जरिए हम जान सकते हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म के जरिए, कि हिस्ट्री में यानी कि हिस्ट्री में कौन कौन से राजा कब कब आए और किन किन राजाओं ने इस धर्म को संरक्षण दिया। तो इससे आपका एक जो क्रोनोलॉजी है वो भी थोड़ी बहुत क्लियर हो सकती है।
ठीक है, इसको देखिए कैसे। सो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वर वेल एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ गौतम बुद्धा एंड महावीर। कंटेम्प्रेरी रूलर्स ऑफ वेरियस महाजनपद प्रोवाइड सफिशिएंट पैट्रोनेज टू बोथ ऑफ दीज रिलीजन। महाजनपद काल के बारे में आपने सुना होगा, मगध के बारे में आपने सुना होगा। वहाँ के जितने भी शासक थे, जैसे कि बिंबिसार है, अजातशत्रु है, इन लोगों ने बुद्धिज्म और जैनिज्म को सफिशिएंट संरक्षण दिया, जिसकी वजह से हुआ ये कि दोनों धर्म काफ़ी फले फूले। लेकिन अगर हम तुलना करें दोनों धर्मों की, इफ़ वी कंपेयर बोथ ऑफ देम, तो हम पाएंगे कि जैन धर्म जो है वो बौद्ध धर्म से थोड़ा सा पीछे नजर आता है। मैं फिर से बात करता हूँ इस बारे में। इफ़ वी कंपेयर बोथ द रिलीजन, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, what we find that Jainism lags behind the Buddhism due to various factors। इसके कई सारे कारण हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला कारण तो ये है कि जो जैन धर्म है वो थोड़ा कठोर किस्म का है। दूसरी बात ये कि जो गौतम बुद्ध की जो पर्सनैलिटी, जो व्यक्तित्व है, बहुत ही आकर्षक किस्म का है। ही हैज़ अ वेरी कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी, जिसकी वजह से लोग उनकी तरफ अधिक आकर्षित होते थे। ठीक है, और इन्होंने जिस तरीके से अपनी भाषा को, अपने जिस आम भाषा को जनता के समक्ष रखा, जनता ने उनको बिल्कुल सराखों पे उठा लिया और उनके जो भी गाइडलाइंस इसको फॉलो किया। इन्होंने सीधा प्रहार किया है किस पे? वैदिक रिचुअल्स पे। और वो जो डिसकंटेंट मास रहा होगा वो जरूर इनकी तरफ आकर्षित रह गया होगा, आकर्षित हुआ होगा। ठीक है, सो कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी ऑफ द गौतम बुद्ध एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ बुद्धिस्ट प्रिंसिपल टू द कॉमन मासेस वर सम ऑफ द मेजर कॉज ऑफ इट, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म ज़्यादा प्रसारित हुआ जैन धर्म की तुलना में। अब देखते हैं कि जैन धर्म में और क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, जो जैन धर्म है, जैनिज्म बेसिकली बेस्ड ऑन द हार्ड लाइन्स, काफ़ी कठोर धर्म था ये। इट वॉज एक्सट्रीमली नॉन वायलेंस। ठीक है ना, ये बहुत ही नॉन वायलेंट था, बहुत ही एक हद तक जाकर अहिंसा करता था। इसका मतलब ये है कि गलती से भी गलती ना हो जाए, गलती से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, गलती से भी कोई मक्खी नहीं मर जाए, कोई मच्छर ना मर जाए, कोई ऐसा कीटाणु ना मर जाए, जानबूझ के भी नहीं और गलती से भी नहीं। तो इस लेवल पर जाकर जो अहिंसा के पाठ को पढ़ाएगा, तो वो आम लोग जो आम तौर पे जो ज़िंदगी जीते हैं उनके बस की बात नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीकल्चर और पशुपालन जो चीज़ है, जो उन दिनों की जो मेन स्टे इकोनॉमी थी, ठीक है, दैट वाज द मेन स्टे इकोनॉमी ऑफ दोज डेज, यानी कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, वो सब उनको छोड़नी पड़ती। तो जैन धर्म की शर्तों को मानना थोड़ा सा टफ रहा होगा। और अगर एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री ही छोड़ देगा कोई, तो फिर वो खाएगा पिएगा क्या? ये भी एक वजह रही होगी कि क्यों बौद्ध धर्म के पीछे लोग चले गए होंगे और अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस और एनिमल हस्बेंड्री वाली प्रैक्टिस भी जारी रही। आप क्लियर होगा? सो द पीपल जनरली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बुद्धिज्म, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आमतौर पर लोग किससे जुड़ते चले गए? बौद्ध धर्म से। लेकिन इसका मतलब ये ना समझा जाए कि जैन धर्म के फॉलोवर नहीं थे, फॉलोवर थे, लेकिन उनकी बस संख्या कम थी। ठीक है, पीपल अडॉप्टेड सम अदर प्रोफेशन। अब क्या किया गया होगा? जिन लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार किया, उन्होंने दूसरा पेशा अपना लिया होगा, ऐसा पेशा जिसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है, ऐसा पेशा जिसमें गलती से भी हिंसा होने की संभावना बहुत कम है। तो इन्होंने किस चीज़ को अपनाया होगा? ट्रेड एंड कॉमर्स को, व्यापार और वाणिज्य को इन्होंने क्या किया? एडॉप्ट किया। सो जहाँ पर वायलेंस कमिट करने की संभावना क्या है? काफ़ी कम है। सो दिस फैक्ट एक्सप्लेन्स अस दैट व्हाई मोस्ट ऑफ द जैन फॉलोअर्स गॉट एस्टैब्लिश देमसेल्फ इनटू द कोस्टल रीजन। ये हमको जानकारी मिलती है, मतलब हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैं छोटा सा नक्शा बनाता हूँ आपके सामने। ये रहा गुजरात और ये रहा आपका ईस्टर्न पार्ट वाला इंडिया। तो हम देखते हैं कि जो गुजरात वाला इलाका है, महाराष्ट्र वाला इलाका है, ये कोस्टल रीजन है। यहाँ पर जैनिज्म वाले फॉलोअर्स आकर बस गए होंगे और कौन सी एक्टिविटीज़ करने लग गए होंगे? ट्रेड एंड कॉमर्स की, नॉट एग्रीकल्चर, नॉट एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि यहाँ पर वॉयलेंस होने की संभावना बहुत कम है। एंड दिस फैक्ट फर्दर एक्सप्लेन्स अस दैट व्हाई दैट जैन कम्युनिटी इमर्ज एज द मोस्ट सक्सेसफुल कम्युनिटी इन इंडिया। जहाँ तक रईसी का मामला है, तो जैन समाज एक बड़ा ही संपन्न समाज है, जिसके पीछे का कारण क्या है? उनका धर्म। धर्म ने उनको वो काम करने से रोका
जिसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने एक ऐसा पेशा अपनाया जो इनको फैसिलिटेट कर रहा था क्या करने में, कि इनकी धार्मिक शिक्षाएं भी का भी पालन हो जाए और हिंसा भी ना हो। वेरी इंपॉर्टेंट। सो दे अडॉप्टेड, देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। सो एज फार एज द this fact is concerned, Richard is concerned, they adopted profession accordingly which suits their religious quest। अपने धर्म के अनुसार उन्होंने ऐसे पेशे को चुना। रही बात बुद्धिज्म की, बुद्धिज्म इन द मीन टाइम क्रिएटेड द स्ट्रॉन्ग बेस अमंग द डाउन टोटन मासेस एंड इवन थ्रो चैलेंजेस टू द वैदिक रिचुअल्स। इसी बीच बौद्ध धर्म ने क्या किया, जो बौद्ध धर्म है, तो बुद्धिज्म इन द मीन टाइम क्रिएटेड द स्ट्रॉन्ग बेस अमंग द डाउन टोटन मासेस एंड इवन थ्रो द चैलेंज टू द वैदिक रिचुअल, जैसे कि हम जानते ही हैं, ठीक है ना। बौद्ध धर्म का जो कॉमन मास में जो बेस है काफ़ी मजबूत हो गया था और काफ़ी तेज़ी से फल फूल रहा था। जब तक गौतम बुद्ध जीवित थे तब तक ये बहुत तेज़ी से फला फूला। और मज़े की बात यह है कि बौद्ध धर्म को पर्याप्त संरक्षण भी मिला। ठीक है, अब देखते हैं चेंजेस जो समय समय पर आते रहे, उसके बारे में देखते हैं क्या चीज़ है। नाउ वी हैव टू केम अबाउट बुद्धिस्ट काउंसिल। So, in different phases of the development of the Buddhism, various councils were also held in to settle down the dispute which arises within the Buddhist church। देखिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म में काफ़ी चेंज आते रहे। कई सारे फॉलोअर्स बुद्धिज्म की ओरिजिनल टीचिंग को मानते होंगे, तो वो कुछ ना कुछ चेंज चाह रहे होंगे सॉरी, और कुछ ओरिजिनल फॉलोअर्स थे। हम देखने की कोशिश करते हैं कि उन डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए ये परिषदें यानी कि काउंसिल कब कब हुई। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते रहे हैं और इसको जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ अब, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू डील विद इट। फाइन। सो द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल टुक प्लेस इन राजगृह। कब हुई थी? गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, यानी कि उसी वर्ष 483 ईसा पूर्व में। फाइन। और ये जो काउंसिल हुई है इसमें हुआ क्या है, सूत्र पिटक और विनय पिटक नाम के दो ग्रंथों का संकलन हुआ। और इनका संकलन किसने किया था? आनंद और उपाली नामक बौद्ध भिक्षुओं ने। आनंद और उपाली नामक दो बौद्ध भिक्षुओं ने, आनंद उनके खैर बहुत बड़े वो थे, भक्त थे, जो सबसे बड़े शिष्य थे, उनकी बात हो रही है। और इस काउंसिल की जो अध्यक्षता है वो किसने करी थी? महाकश्यप। और इसका आयोजन किसने करवाया था? अजातशत्रु। अजातशत्रु का नाम आपने सुना ही होगा, मगध के राजा थे। तो ध्यान देने वाली बात है कि जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल है उसमें हुआ क्या, सूत्र पिटक और विनय पिटक नाम के दो ग्रंथों का संकलन हुआ। सूत्र पिटक का संबंध है बुद्ध की शिक्षाओं से है और विनय पिटक का है जो मठों में रहने के लिए जो नियम हैं उनसे संबंधित जो बातें हैं वो विनय पिटक में लिखी गई हैं। दूसरी जो बौद्ध संगति है ये गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण के 100 साल बाद यानी कि 383 ईसा पूर्व में हुई। दिस काउंसिल वॉज एंडेड इन द डिवीजन ऑफ बुद्धिस्ट संघ इनटू स्थविरवादी और महासंघिक। देखिए, अगर सवाल एग्जाम में आता है कि बौद्ध धर्म में पहला विभाजन कब हुआ, तब आप कहेंगे दूसरी बौद्ध संगति में। ठीक है, स्थविरवादिन, इसका एक नाम और क्या मिलता है? थेरवादी। और दूसरा है भाग जिसको हम क्या कहते हैं? महासंघिक। दिस वॉज द फर्स्ट शीश्म टुक प्लेस इन बुद्धिज्म। ये जो मैंने शब्द लिखा है शीश्म, शीश का मतलब होता है जब धर्म का विभाजन हो तो उस विभाजन को क्या कहते हैं? शीश्म कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं। सो दिस काउंसिल वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय सवाकमी। ठीक है, इस काउंसिल की अध्यक्षता किसने की थी? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजा कौन थे उस समय? कालाशोक। कालाशोक वॉज द किंग एट दैट टाइम ऑफ मगध and Sabakami was the president who presided the second Buddhist council. It is very important, very very important. स्थविरवादीन, थेरवादी, महासंघिक, ये जो सारी चीज़ें हैं एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसका रिवीजन करते रहिएगा, अपनी टेक्स्ट बुक से भी करिएगा इस बुक को। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। दिस काउंसिल टुक प्लेस इन about 250 BC in the times of Ashok. Ashok was the powerful ruler, very powerful of modern empire, जिसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे फिर। ठीक है, सो हु was the president?
Mogliputttis. Mogliputttis was the president of the third Buddhist council and it was conducted by the Ashok. कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। यहाँ पर देखिए बहुत सारे मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन यहाँ से आते रहे हैं, तो जब भी आप इस वाले टॉपिक को पढ़ें काउंसिल वाले, थोड़ा सा कंसर्न करिएगा, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि कहीं कहीं पर क्या होता है कि स्लिप हो जाता है आगे पीछे, ठीक है। सो वन मोर पिटक वॉज एडेड इन द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एंड दैट पिटक इज कॉल्ड वट? अभिधम्म पिटक, ठीक है। इन दिस पिटक, इस पिटक में फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन दिया गया, किसका? सूत्र पिटक का। सूत्र पिटक का जो फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन किसका? सूत्र पिटक का, दार्शनिक ज्वाला जो है वो इसमें दिया गया है, ठीक है। साथ ही अभिधम्म पिटक वॉज मेड, ठीक है। अभिधम्म पिटक एक नया पिटक इसमें जोड़ा गया है। डायरेक्टली कभी कभी बड़े सरल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, समझ रहे हैं आप लोग? सरल क्वेश्चन गलत ना हो, ये भी एक तैयारी का हिस्सा है। कभी कभी क्या होता है कि सरल क्वेश्चन गलत हो जाते हैं आते हुए, और फिर जब हम घर जाके चेक करते हैं, अरे हमें तो ये आता था। दैट शुड नॉट बी डन। आते हुए क्वेश्चन जो गलत कर रहा है वो समझ लीजिए कि दौड़ से बाहर है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वाइल मेकिंग द, जब हम ओवल को राउंड करते हैं उसमें बहुत केयरफुल होना बहुत ज़रूरी है, माइंडेड। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की एक इम्पॉर्टेंस ये भी है कि अशोक ने बुद्धिस्ट मिशनरीज इंडिया से बाहर भेजी हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार अब भारत से बाहर किया गया, जिसमें इसके पुत्र और पुत्री संघमित्रा और महेंद्र ने हिस्सा लिया था। नेपाल और श्रीलंका में गए थे और वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है। अशोक बौद्ध धर्म से काफ़ी प्रभावित था, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। इसने कलिंग वॉर के बाद बुद्धिज्म धर्म को अपना लिया था और किस प्रकार से इसने उस धर्म के प्रचार प्रसार में अपना पूरा जीवन लगा दिया, उसी कारण उसकी महानता भी साबित होती है। ये भी हम पढ़ेंगे बाद में अलग से, ठीक है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन कश्मीर इन फर्स्ट सेंचुरी। और इस समय अगर हम पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें तो इस समय नॉर्थ वेस्ट पार्ट में काफ़ी आक्रमण हो रहे थे इंडिया में, पोस्ट मॉडर्न पीरियड की बात है। इन्हीं में से जो सबसे लास्ट में आक्रमणकारी आते हैं इंडिया, वो हैं कुषाण रूलर्स। और कुषाणों का एक शासक है जिसका नाम है कनिष्क। कनिष्क वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बुद्धिज्म। कनिष्क ने अपना दरबार लगाया था, उसमें कई सारे विद्वान भी रहते थे, जिसमें वासुमित्र भी है और अश्वघोष भी है, और इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। तो इसने कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया था। ये देखिए, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसने किया है? कनिष्क ने। प्रेसिडेंट कौन है? वासुमित्र। वाइस प्रेसिडेंट है पहली बार, कौन बना? अश्वघोष। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है। मुझे याद आ रहा है कि 2003 या 4 के आसपास ऑप्शनल सब्जेक्ट जब हुआ करता था प्री एग्ज़ाम में, तब ये क्वेश्चन आया था। हो सकता है संभवतः ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ हो सीडीएस वाले एग्ज़ाम में, एनडीए वाले एग्ज़ाम में, और इसकी संभावना हमेशा रिपीट होने की बनी भी रहती है कि हु वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल विच वॉज हेल्ड इन द टाइम्स ऑफ द कनिष्क। कनिष्क के समय में जो बौद्ध संगति हुई थी उसके उपाध्यक्ष कौन थे? देखते हैं आगे इसमें क्या हुआ। सो बाय दिस टाइम वेरियस सेक्ट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड विद इन बुद्धिज्म। पहली शताब्दी आते आते बौद्ध धर्म में कई सारे चेंजेस हो गए थे और कई सारे छोटे छोटे जो सेक्ट हैं वो इस्टेब्लिश हो चुके थे बुद्धिज्म में। कई सारे छोटे छोटे सेक्ट बन चुके हैं, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? पंथ। पंथ कहते हैं ना, पंथ। बुद्धिज्म के कई सारे जो पार्ट थे वो इस्टेब्लिश हो चुके थे। सो द डिस्प्यूट अमंग देम वॉज सेटल्ड थ्रू दिस काउंसिल। जितने सारे सेक्ट बने थे, जितने सारे जो पंथ बने थे, उसमें जो मतभेद थे उन सबको दूर करने के लिए काउंसिल बुलाई जाती थी, और इस काउंसिल में वही हुआ। वन ऑफ द सेक्ट वॉज सर्वस्तिवादिन। सर्वस्तिवादिन एक सेक्ट था, साथ ही में था महासंघिक। ये दोनों एक साथ मिल गए और क्या कहलाए? महायान कहलाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, दिस फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दैट सर्वस्तिवादिन एंड महासंघिक merged together to form what? To form महायान। while स्थविरवादिन के साथ छोटे छोटे और सेक्ट मिल गए और वो क्या कहलाए? हीनयान कहलाए। तो यूपीएससी यहाँ पर ट्विस्ट कर सकता है आपको कि कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द महायान। नंबर 1, महायान वॉज फॉर्म
as the result of the merging of the Sarvastivadin and Sthavirvadin. That is not correct. Merging of the Sarvastivadin and Mahasanghi was the right answer. Okay, so this thing very important. यूपीएससी थोड़ा घुमाता फिराता है यहाँ पर, तो जब भी आप 11 टॉपिक पढ़ें तो बी केयरफुल. ओके, फाइन. नाउ लेट अस फाइंड आउट कंडीशन या डेवलपमेंट ऑफ द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड. ओके, इट इज वेल नोन फैक्ट दैट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म विटनेस्ड अप्स एंड डाउन इन डिफरेंट फेजेस. अलग अलग समय में बौद्ध धर्म कभी उठा कभी बैठा. महाजनपद पीरियड में इनका अच्छा खासा प्रभाव था और हम देखते हैं कि काफ़ी अच्छे फले फूले ये देखिए. ठीक है, इनकी जड़ें काफ़ी गहरी हो चुकी थी. दोनों को राजकीय संरक्षण मिला, व्यापारी वर्ग ने भी संरक्षण दिया. नया ग्रुप जो दूसरी शताब्दी के आसपास इमर्ज हुआ था, सॉरी सेकंड अर्बनाइजेशन, यानी कि जो मैंने पहले वाले लेक्चर में जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 के बीच के जो सामाजिक गतिविधियों की जो मैंने बात की थी, उस समय जो नया क्लास इमर्ज हुआ था उसने इसको हाथों हाथ लिया. एक मर्चेंट क्लास जो डेवलप हुई थी पोस्ट वैदिक पीरियड में, उसने बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को क्या है, काफ़ी सम्मान दिया, एक तरह से कह सकते हैं. ठीक है. इन द टाइम्स ऑफ अशोक, बुद्धिज्म इन पर्टिकुलर मेड रैपिड प्रोग्रेस. अशोक ऑल्सो सेंट बुद्धिस्ट मिशनरी, ये हमने देख लिया अभी. विद द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर इट लॉस्ट रॉयल पैट्रोनेज. मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उसको राजकीय संरक्षण मिलना बंद हो गया था. ठीक है, क्योंकि सुंग और कण्व जो 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 नए साम्राज्य स्थापित हुए वो ब्राह्मण धर्म को ज़्यादा संरक्षण दे रहे थे. इसलिए हम कह सकते हैं आफ्टर द फॉल ऑफ द मौर्यन एम्पायर इन द ईस्टर्न पार्ट, बौद्ध और जैन दोनों को ही क्या है, संरक्षण मिलना बंद हो गया था. ठीक है, तो सुंग और कण्व जो दो राजवंश स्थापित हुए, उन्होंने वैष्णव धर्म को संरक्षण दिया, जिसकी वजह से एक कसम से कह सकते हैं कि बुद्धिज्म धर्म को थोड़ा सा झटका जैसा लगा. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बौद्ध धर्म पूरी तरीके से वाइप आउट हो गया था, क्योंकि समाज में जो मर्चेंट क्लास है, जो कमर्शियल क्लास है, उन्होंने तो इसको अपने घरों में तो बसा के रखा ही था. ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अब राजा के हाथ में नहीं है बौद्ध धर्म को क्या करना, मिटा पाना, क्योंकि समाज में अपनी जड़ें बहुत ही गहरी कर चुका था. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बुद्धिज्म ऑल्सो गॉट सपोर्ट इन द पीरियड बाय द फॉरेन रूलर्स. कनिष्क जो कि कुषाण का सबसे महान शासक था, उसने बौद्ध धर्म को स्वीकारा और चौथी बौद्ध संगति करी, अभी हमने पढ़ा. दक्षिण भारत में सातवाहनों का नाम सुना होगा आपने. सातवाहन शासकों ने भी बौद्ध धर्म को पर्याप्त संरक्षण दिया है. और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश वाले इलाके में दो बौद्ध सेंटर भी हैं, नागार्जुन कोंडा करके और अमरावती. दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट सेंटर्स which were developed during this period. So, Satvahan also patronized what? Buddhism. Various sect इस समय आते आते बौद्ध धर्म के कई सारे और सेक्ट यानी कि पंथ का निर्माण हो चुका था. देखिए, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि क्या बौद्ध धर्म ने कभी मूर्ति पूजा का समर्थन किया है, तो इसका जवाब है नो. गौतम बुद्ध नेवर एनकरेज्ड आइडलिज्म. गौतम बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा था कि तुम जब मैं मर जाऊं या जब मैं चला जाऊं तो मेरी मूर्ति बना के मेरी उस मूर्ति की पूजा करने लगना. ऐसा तो आधार कभी था ही नहीं बुद्धिज्म का. लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जो फॉलोअर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ नया उसमें जोड़ देते हैं. तो महायान ब्रांच जो है, जो फर्स्ट सेंचुरी एडी में आकर स्टैब्लिश हुई, उसने बौद्ध धर्म में एक नई प्रैक्टिस शुरू कर दी, और वो ये कि उन्होंने मूर्ति पूजा की शुरुआत कर दी है. ठीक है, किसकी शुरुआत कर दी है? मूर्ति पूजा की. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हेन आइडियल या इमेज वर्शिप स्टार्टेड इन बुद्धिज्म, तो कहते हैं फर्स्ट सेंचुरी एडी, और उसकी महायान ब्रांच ने ऐसा शुरू किया था. और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द गुप्ता एम्पायर 380 में, ईस्वी में आ जाते हैं हम. व्हेन गुप्ता एम्पायर वॉज एस्टेब्लिश्ड, बुद्धिज्म को रॉयल पैट्रोनेज मिलना बंद हो गया. बुद्धिज्म लॉस्ट रॉयल पैट्रोनेज. राजकीय संरक्षण बुद्धिस्ट को मिलना समाप्त हो गया है. बट स्टिल इट डज नॉट मीन इट वॉज कम्प्लीटली वाइप्ड आउट. इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि बौद्ध धर्म को संरक्षण मिलना बंद हो गया है. नो, राजकीय संरक्षण का एक विशेष महत्व तो है ही. जिस धर्म को राजा चलाएगा वही धर्म उठेगा, ये बात भी जानी हुई है. ठीक है, तो हम देखते हैं
कि जो भी अचीवमेंट इससे पहले के टाइम में थी बुद्धिज़्म की, वो इस समय धीरे धीरे क्या हो गई है, लॉस्ट हो गई है। बट स्टिल वी हैव अ नेम ऑफ ए गुप्ता रूलर, वन ऑफ द गुप्ता रूलर, जिसका नाम है कुमार गुप्त फर्स्ट का नाम सुना होगा आप लोगों ने। इनके सबसे अधिक अभिलेख भी मिलते हैं, जिनकी संख्या 16 है, हम पढ़ेंगे बाद में। कुमार गुप्त फर्स्ट, इन्होंने एक नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी, ठीक है। क्या नाम है, बाद में जब ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, नालंदा महाविहार, इसको बाद में मिल जाता है किसका स्टेटस, यूनिवर्सिटी का, और बाहर से कई छात्र यहाँ पढ़ने भी आया करते थे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट नालंदा महाविहार was established by Kumargupta first, and later it was transformed into university. Fine. पोस्ट गुप्ता पीरियड, यानी कि 550 ईस्वी के बाद क्या होता है, पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। इंडिया का कोई एक राजा नहीं है, नॉर्थ का कोई और है, मिडिल का कोई और है, ईस्ट का कोई और है, साउथ का कोई और है। तो हम ये कह सकते हैं ये जो पीरियड है ये बहुराजकता वाला है। बहुराजकता मतलब एक से अधिक राजा, कहीं का कोई राजा है, कहीं का कोई राजा है। तो इस पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस में हर्षवर्धन का नाम आता है, जिसने नॉर्थ इंडिया में 606 से लेकर 647 तक शासन किया, ठीक है। तो काफ़ी कंसिडरेबल पीरियड तक इसने शासन किया है हर्षवर्धन ने, वर्धन वंश का है ये, ठीक है ना। और तो इसने बुद्धिज्म को अच्छा खासा संरक्षण दिया। तो हर्षवर्धन नॉट ओनली प्रोवाइड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बट इट ऑल्सो पैटर्नाइज्ड बुद्धिज्म ऑल्सो। इन्हीं के समय में ह्वेनसांग द प्रिंस ऑफ ट्रैवलर्स पेड विजिट टू इंडिया, 629 ईस्वी में आते हैं और 644 तक भारत में रहते हैं ह्वेनसांग, एंड ही पेड विजिट टू वेरियस बुद्धिस्ट सेंटर, और बताते हैं कि कैसे जरा जीर्ण अवस्था में हैं बौद्ध के कई सारे केंद्र, ठीक है। तो दिस पीरियड वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ बुद्धिज्म ऑल्सो। प्री मेडिवल पीरियड, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग सा पीरियड है वैसे बच्चों के लिए। प्री मेडिवल पीरियड बच्चों होता है शुरू 700 से लेकर 1200 के आसपास। अब मैं आपको किस तरीके से समझाने की कोशिश करूं, देखो मैं छोटा सा आपको एक रफ मैप बना के दिखाता हूं इंडिया का, ठीक है। ये इंडिया का मैं बना रहा हूं आपके सामने एक छोटा सा रफ मैप, और इस रफ मैप के जरिए हम समझने की कोशिश ये करेंगे। देखो प्री मेडिवल पीरियड में ये वाला हिस्सा तो है ईस्ट, ये वाला हिस्सा है आपका वेस्ट, ये वाला हिस्सा आपका नॉर्थ, ये वाला हिस्सा आपका सेंटर, और इसको मान लेते हैं क्या, साउथ वाला मान। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। प्री मेडिवल पीरियड में कई सारे चेंजेस हुए, चोला एम्पायर, चालुक्य एम्पायर, राष्ट्रकूट, ठीक है ना, ये सब इस्टेब्लिश होते हैं साउथ इंडिया में। पल्लव, इधर गुजरात में, गुजरात और राजस्थान वाले इलाके में राजपूत पीरियड आता है। तो हम देख सकते हैं कि इस समय जो पॉलिटिकल कंडीशन है वो ठीक ठाक नहीं है, बहुत सारे राजा हैं इंडिया में इस समय। तो इट क्रिएट अ वेरी 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 कन्फ्यूजन एक्चुअली। साथ ही में मुस्लिम आक्रमण भी इंडिया में हो रहा है। तो दिस पीरियड विटनेस अ वेरी काइंड ऑफ, काफ़ी मतलब हम देख सकते हैं कि इसमें स्टेबिलिटी कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। तो उसका हम हाल जानने की कोशिश करते हैं कि इन दिनों बुद्धिज्म का क्या हाल है। तो बुद्धिज्म रिवाइव्ड स्ट्रांगली इन द ईस्टर्न पार्ट। ये जो ईस्ट वाला पार्ट देख रहे हैं इंडिया में, बंगाल वाला, जिसमें पाल रूलर्स हैं, धर्मपाल, गोपाल, जो उसके फाउंडर थे गोपाल, धर्मपाल सपोज टू बी द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द ईस्टर्न टाइम, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। तो इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, और यहाँ के एक बड़े इंपॉर्टेंट राजा हैं धर्मपाल, इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, एग्जाम में क्वेश्चन आया है, और इसको आप समझ सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। डिटेल में पढ़ेंगे इसको बाद में। नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम रूल इन इंडिया। देखो 1206 से फिर इंडिया में किसकी शुरुआत हो जाती है, दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाता है, और कब तक रहता है, 1526 तक। हम देख सकते हैं कि इस समय बुद्धिज्म को बहुत आघात पहुंचा है। बुद्धिज्म सॉ सीवर सेटबैक, वेरियस बुद्धिस्ट सेंटर वर डिमोलिश्ड इन दिस फेज। ये वो चरण है जब कई सारे बौद्ध केंद्रों को का विध्वंस देखने को मिलता है। और जहाँ तक जैन धर्म का प्रश्न है, अभी तक हमने सिर्फ बुद्धिज्म के बारे में पढ़ रहे थे अभी तक,
इनिशियली इट वॉज स्प्रेड इन होल इंडिया, आरंभ में तो पूरे भारत में फैल गया था महावीर के समय में, और राजकीय संरक्षण मिल रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको राजकीय संरक्षण दिया और खुद भी जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो हम देखते हैं कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका था उसका। भद्रबाहु अलॉन्ग विद द चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब चीज़ें हम जानते ही हैं इतिहास में। चंद्रगिरी साउथ इंडिया का एक क्या है, एक इम्पॉर्टेंट केंद्र है। तो ये वो समय जैनिज्म का जब जैनिज्म काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा था, ठीक है। ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ द कुषाण, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कुषाणों के समय में मथुरा मथुरा और स्वर्ण बेलगोला एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है किसके, जैनिज्म के, वेरी इंपॉर्टेंट। अदर इंपॉर्टेंट रूलर्स हु पैट्रोनाइज जैनिज्म वर, नाम सुना होगा आपने कलिंग के खारवेल नाम के राजा का, ठीक है। ये सारे जो आप यहाँ पर स्क्रीन में पढ़ रहे हैं, इन सभी ने अपने अपने लेवल पर जैनिज्म को क्या है, पैट्रोनाइज किया। मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। गंगा रूलर्स, कदम्ब डायनेस्टी, राष्ट्रकूट के एक राजा हैं अमोघ वर्षा, इन्होंने काफ़ी फॉलो किया था किसको, जैन धर्म को। इंद्र फोर्थ नाम के राजा भी काफ़ी हार्डकोर फॉलोअर थे जैनिज्म के। चालुक्य रूलर हैं जय सिंह सिद्धराज, का नाम सुना होगा आपने, जय सिंह सिद्धराज और कुमारपाल, इन्होंने भी जैनिज्म को संरक्षण दिया काफ़ी, और इन्होंने अपने दरबार में एक जैन स्कॉलर हेमचंद्र को भी क्या है, संरक्षण दिया था, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हु वॉज द राइटर ऑफ परिशिष्ट परवान। परिशिष्ट परवान वॉज कंपोज्ड बाय हेमचंद्र, एंड हेमचंद्र वॉज अ स्कॉलर ऑफ हाई मेरिट, एंड ही यूज्ड टू लिव इन द कोर्ट ऑफ द कुमारपाल, ठीक है। सोलंकी रूलर भीमदेव फर्स्ट वॉज ऑल्सो फॉलोड जैनिज्म। सोलंकी शासक हैं, राजपूत शासक हैं भीमदेव फर्स्ट, ये भी जैन धर्म का पालन करते थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है मैंने आप लोगों के लिए। इनके एक मंत्री हुआ करते थे विमल शाह, जिन्होंने एक प्रसिद्ध जैन टेम्पल बनाया था, कहाँ, दिलवारा में। वेरी इंपॉर्टेंट, हु कंस्ट्रक्टेड द दिलवारा टेम्पल, ठीक है। दिलवाड़ा में जैन टेम्पल किसने बनाया था, विमल शाह। विमल शाह कौन थे, भीमदेव फर्स्ट के मंत्री थे, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा उस घटना पर जो अमूमन आपको पता नहीं होगी। आपको याद होगा कि 1893 में शिकागो में रिलीजियस पार्लियामेंट हुई थी, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने हिस्सा लिया था, याद होगा आपको। मज़े की बात इसमें यह है कि इसमें हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व कौन थे, स्वामी विवेकानंद कर रहे थे, लेकिन जैन धर्म और बुद्धिज्म का भी प्रतिनिधि दो व्यक्ति कर रहे थे। जैन धर्म का प्रतिनिधि किसने किया था, वीरचंद गांधी ने, याद रखिए यूपीएससी पूछेगा इसको। और बौद्ध धर्म का किसने किया था, अनागारिका धर्मपाल नाम के व्यक्ति ने किया था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सबको याद होगा स्वामी विवेकानंद के बारे में, लेकिन भारत से दो और टीचर थे, वीरचंद गांधी जैन धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे थे उस विश्व रिलीजियस पार्लियामेंट में, और बौद्ध का कौन कर रहे थे, अनागारिका धर्मपाल। सिख धर्म का फिलहाल कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था इस रिलीजियस पार्लियामेंट में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। मैं कह सकता हूँ दावे से कि आने वाले एग्जाम में हो सकता है कभी ना कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, क्योंकि मुझे खराल में समाप्त भी करना है इसको। वन ऑफ द स्कूल ऑफ महायान स्कूल established was बोधिसत्व। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टीचिंग देर आर 3 टाइप ऑफ परफेक्टेड बींग्स। देखिए महायान स्कूल में, यानी कि जो महायान जो फॉलोअर्स थे उसमें कई सारे चेंजेस आए थे, ठीक है। एक होता है, देखो एक तो होता है भैया जो खुद बुद्ध है, जैसे कि गौतम बुद्ध, हु परसीव द ट्रुथ फॉर देमसेल्फ एंड टॉट टू अदर, यानी कि बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए हैं और दूसरे को बताएंगे कि कैसे प्राप्त हुआ जाता है। एक बुद्ध कहलाता है प्रत्येक बुद्धा। यहाँ देखिए, यहाँ अब हम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर डीलिंग विथ सच अ टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी, दैट इज प्रत्येक बुद्धा who perceived it but kept it to themselves and did not teach to other। प्रत्येक बुद्ध वो बुद्ध होते हैं जिनको नॉलेज तो मिल गई है लेकिन दूसरे को बताएगा नहीं, कहेगा मैं नहीं बताऊंगा भैया, तुम खुद ही प्राप्त करो।
एक और बुद्ध होता है जिसको हम क्या कहते हैं, अरहत। क्या कहते हैं, अरहत। वन हु लर्न फ्रॉम अदर्स, जो कि दूसरों से सीखता है, एंड फुली रियलाइज इट फ्रॉम देमसेल्फ, दूसरे से सीखता है और फिर अंततः रियलाइज करता है खुद से भी। तो बोधिसत्व क्या है? बोधिसत्व आर द ट्रांसफॉर्म फॉर्म ऑफ अरहत। दे आर सच अ पर्सन हु अटेंड निर्वाण, ऐसे व्यक्ति जो निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं और दूसरे को निर्वाण प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आए एग्जाम में, याद रखिएगा। दे आर इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन, वो इंसान के रूप में भी हो सकते हैं, जानवर के रूप में भी हो सकते हैं। सो बोधिसत्व आर ट्रांसफॉर्म फॉर्म ऑफ अरहत, यानी कि बोधिसत्व कौन लोग हैं? ऐसे लोग हैं जिनका रूपांतरण हो चुका है। ठीक है। दे आर सच अ पर्सन हु अटेंड निर्वाण, ऐसे व्यक्ति जिनको निर्वाण प्राप्त हो चुका है। मैं रिपीट कर चुका हूँ कई बार। और इनको ह्यूमन फॉर्म में भी देखा जा सकता है और जानवर के फॉर्म में भी। यहाँ देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इनको कई कुछ इंपॉर्टेंट बोधिसत्व हैं, एग्जाम में क्वेश्चन है यूपीएससी में। एक है अवलोकितेश्वर, इनके हाथ में है क्या, लोटस। एक है मंजूश्री, इनके हाथ में तलवार है और एक हाथ में क्या है, किताब है। एक है अमिताभ, एक ऐसी लाइट जिसका कोई अंत ही नहीं है। मैत्रेय, इनके हाथ में कलश है। एक है वज्रपाणी, इनके हाथ में क्या है, वज्र है। तो दीज आर द मेजर बोधिसत्व। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है यूपीएससी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ से क्वेश्चन कैसा आएगा, मैच द फॉलोइंग के लिए। ठीक है, ऐसे अवलोकितेश्वर के सामने लिख देंगे क्या, कलश। मंजूश्री के सामने क्या लिख देंगे, बाउंडलेस लाइट। तो आपको मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन टुडे। यहाँ से क्वेश्चन आते रहे हैं और आते रहेंगे। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी ही पड़ेंगी। कई सारी बुक्स मैं आपको नाम बता देता हूँ, जैसे कि आर.एस. शर्मा हैं, डी.एन. झा हैं, कृष्णा रेड्डी की बुक बहुत अच्छी है हिस्ट्री पढ़ने के लिए। आप इनमें से किसी बुक को भी क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। मेरे अलावा और भी कई सारे टीचर्स हैं जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, उनकी भी सुनिए बात, जिससे कि हमको भी थोड़ा वो मिलता है। और लाइक करिए, और जो भी कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे कि सर मुझे इस बारे में जानना है, तो आप उस फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। थैंक यू।